प्यारे भाइयों, मेरे मित्रों, स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि एक आईटीआई की सब्जेक्ट है, इसके अलावा अन्य इंजीनियरिंग कोर्सों में भी ये एक सब्जेक्ट होती है, बेसिक साइंस होती है। ठीक है, तो मैं उसी क्रम में आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने आपको इससे पहले एक चैप्टर करा चुका हूँ कि मात्रक क्या होता है। इस चैप्टर के बारे में लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। कृपया सबसे पहले आप इस यूनिट चैप्टर को देखें, उसके बाद इसको देखें और आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इस प्रकार आप चैप्टर टू चैप्टर चलेंगे तो आपको पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। देखते हैं कैसे हम आगे पढ़ते हैं। देखिए कि हमने जो पढ़ा था मात्रक, पहले मात्रक पढ़ लिया। मात्रक पढ़ने के बाद हमने बेसिक साइंस में मात्रक पढ़ा है। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं पदार्थ विज्ञान, मेटेरियल साइंस कि मेटेरियल साइंस क्या होता है। क्योंकि इस चैप्टर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम कार्यशाला में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अनेक प्रकार के मटेरियल होते हैं। उनको पहचानना, उनका क्या उपयोग है, उनके क्या गुणधर्म हैं, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, उनके उपयोग यूजेज क्या हैं, उनके क्या आवश्यकता है, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, पदार्थ विज्ञान, जिसे हम मटेरियल साइंस इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में मटेरियल साइंस कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए अब इसका जो मैं डिटेल सिलेबस ये बता रहा हूँ कि ये डिटेल सिलेबस है। ये क्या है, डिटेल्ड सिलेबस है। डिटेल सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डिटेल सिलेबस बताने जा रहा हूँ। देखिए कि मटेरियल साइंस, इसे हम पदार्थ विज्ञान कहते हैं। आज पढ़ना क्या है हमको, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और मैकेनिकल। आप आज क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़, यानी पदार्थों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कि पदार्थों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि पदार्थों के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उनको पढ़ने वाले हैं। सिलेबस में दिया हुआ है आपका फिजिकल एंड मैकेनिकल। फिजिकल यानी भौतिक, कौन से गुण, एक तो भौतिक, आपके भौतिक गुण, और मैकेनिकल यानी यांत्रिक गुण, दोनों गुणों को पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मैं अन्य गुणों को भी पढ़ाऊँगा, जो कि हमारे जो बेसिक कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आते रहते हैं। इसलिए ये वीडियो है, ये सभी के लिए उपयोगी है, चाहे कोई आईटीआई वाला है, क्या कोई इंजीनियरिंग कोर्सेज़ वाला है, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाला हो, उन सब के लिए ये कोर्स, ये वाला सिलेबस बहुत ही काम आएगा। देखिए आज हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद अन्य नेक्स्ट वीडियो में इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं इस वीडियो में आगे। अब देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या पदार्थ, कि सबसे पहले पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है, देखो पदार्थ की सबसे पहले मैं छोटी सी परिभाषा देता हूँ। एक तरह से जो पदार्थ होता है, सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड में सबसे छोटा जो कण है उसे हम परमाणु कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। सबसे छोटा कण कौन सा है, परमाणु। जब ये परमाणु होते हैं, जब दो या दो से अधिक, देखिए जब परमाणु होते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो उनसे क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। अणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, तत्व या यौगिक बनते हैं, तत्व बनते हैं। तत्व या यौगिक से जब मिलते हैं तो इनसे बनता है एक तत्व यौगिक, मिलकर के हम क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। तत्व बनते हैं, तत्वों से क्या बनता है, पदार्थ। ठीक है, अब पदार्थों से क्या बनती है, वस्तु बनती है। क्या बनती है, वस्तु बनती है। तो ये एक सीरीज है। परमाणु से हम क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। क्या बनता है, परमाणु से बनता है अणु। परमाणु से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। ठीक है, अणु जब दो या दो से अधिक अणु मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जब एक ही प्रकार के अणु हों तो तत्व बनेंगे। जब अन्य अलग प्रकार के अणु हों, तो दो से अधिक प्रकार के अलग अलग प्रकार के अणु हों तो उनसे यौगिक बनेंगे। क्या बनेंगे, यौगिक। ठीक है, तत्व यौगिक बनेंगे अणुओं से। इन तत्व यौगों को मिलाकर क्या बनता है, पदार्थ बनता है। तो पदार्थ बनता है, पदार्थ से हम क्या बनाते हैं, कोई वस्तु का निर्माण करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए पदार्थ क्या होता है, पदार्थ जिसे हम द्रव्य भी कहते हैं, पदार्थ क्या कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन सी होती हैं, तीन अवस्था होती हैं। ठीक है, तीन अवस्थाएं होती हैं। लेकिन अब जो
आज के समय में इसकी 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक जो आपकी बताई है आइंस्टीन कंसंट्रेट होती है, एक आइंस्टीन कंसंट्रेट है, और एक आपकी जो चौथी एक आइंस्टीन वाली है, 5वीं आपकी है प्लाज्मा। 5 अवस्थाएं। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको 3 अवस्थाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, जिसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, उसके बाद द्रव अवस्था, उसके बाद गैस अवस्था। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं, अभी 3 अवस्थाएं। सबसे पहले हम पहली अवस्था की तरफ चलते हैं कि पहली अवस्था क्या कहती है। देखिए पहली अवस्था क्या कहती है, देखिए ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, पदार्थ की वह अवस्था। पदार्थ की कौन सी अवस्था? वह अवस्था जिसमें आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित होते हैं। ना तो आयतन और ना ही आकृति, दोनों ही क्या है? निश्चित हैं। दोनों ही आकृति, जिनमें आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित होते हैं, दोनों ही निश्चित होते हैं। यानी कोई भी आकार में परिवर्तन नहीं होता है, ना ही उनका आयतन में परिवर्तन होता है, फिक्स हैं दोनों ही। क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है? जिसमें आयतन और आकृति दोनों कैसे हों? निश्चित हों, कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में ठोस के अणु के मध्य सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल क्यों क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें अणु जो होते हैं, अणु परमाणु होते हैं, वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ये पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता, इसलिए कोई भी अंतर नहीं है। तो इनमें जो आकर्षण जो बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। देखिए ठोस अवस्था, जैसे सोना ठोस अवस्था में होता है, क्योंकि इसमें जब पास पास होते हैं, ये ठोस अवस्था में होगा। सोना, चांदी, तांबा आदि, ये सब क्या है? ठोस अवस्था के उदाहरण होते हैं। आगे चलते हैं हम द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है? लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था के बारे में, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है। आयतन कैसा हो? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसका आयतन निश्चित हो रहा है, परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। आकृति कैसी नहीं होती है? निश्चित नहीं होती है। जैसा हमारा वस्तु की आकृति होगी, जैसे ही हमारा हम कोई भी चीज़ लेंगे, उसमें लिक्विड क्या होता है? उसी की आकृति धारण कर लेता है। तो आकृति तो निश्चित नहीं होती, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है इसमें। तथा पदार्थ की इस अवस्था में आकर्षण ठोसों की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसमें जो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, थोड़े इससे ज़्यादा दूर होते हैं ठोस अवस्था की अपेक्षा। तो इसमें दूर दूर होते हैं, इसलिए इस अवस्था में क्या होता है? आकर्षण ठोसों की तुलना में कम होता है। जैसे पानी, तेल, दूध आदि। ये पानी, तेल, दूध, ये सब क्या है? लिक्विड के उदाहरण हैं। तो इनमें क्या होता है? आकर्षण ठोसों की तुलना में कम होता है। अब पानी जैसे हम बर्तन में रखेंगे, जैसे इसमें रखा तो उसी की आकृति ग्रहण कर लेगा। अगर हम ऐसा बर्तन काम में लेंगे तो इसी की आकृति ग्रहण कर लेगा, इसी की आकृति ग्रहण कर लेगा। जैसे ही हम आकृति बर्तन लेंगे उसी के आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तरल अवस्था कहते हैं। उसके बाद देखिए गैस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन व आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होते। गैस अवस्था में क्या होता है? आयतन व आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होते, इन दोनों में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे देखिए पदार्थ की इस अवस्था में पदार्थ के अणुओं के मध्य नगण्य आकर्षण बल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनमें अट्रैक्शन नहीं हो पाता, इसलिए इनमें कोई आकर्षण बल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इनमें आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होती हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, जितनी भी गैसेज हैं वो सब इसके उदाहरण होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी? ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्था पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। पदार्थों का वर्गीकरण क्या है? देखिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में उपयोग होने वाले पदार्थों को मुख्य रूप से निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में उपयोग होने वाले पदार्थों को मुख्य रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है धातु, जिसे हम धात्विक पदार्थ, मेटल्स कहते हैं। दूसरा है अधात्विक पदार्थ, जिसे हम नॉन मेटल कहते हैं। तो इंजीनियरिंग में पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु। देखिए धातु और अधातु क्या होते हैं?
मैं उसको एक टेबल के माध्यम से समझाने वाला हूँ। देखिए, धात्विक पदार्थ और अधात्विक पदार्थ में अंतर दे रखा है यहाँ पे। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, देखिए सर यहाँ पर जो दे रखा है आपको, मेटल्स दे रखे हैं और इधर नॉन मेटल्स दे रखे हैं। इनको धातु या धात्विक पदार्थ कहते हैं, इनको अधातु या अधात्विक पदार्थ कहते हैं। देखिए, धातु सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु कैसे पाए जाते हैं, सामान्य तापक्रम पर कैसे पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, पारे को छोड़कर, पारा एक अपवाद है क्योंकि वो सामान्य तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अधातु पदार्थ सामान्य तापमान पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ये तो केवल ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। जो धात्विक पदार्थ हैं केवल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं सामान्य तापमान पर, लेकिन ये सामान्य तापमान पर तीनों अवस्था में पाया जाता है। दूसरा देखते हैं, धातुओं पर चोट मारने पर, धातुओं पर अगर हम कोई भी चोट मारते हैं तो उसके द्वारा क्या होती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे अगर हम लोहे पर चोट मारेंगे तो लोहे पर अलग उत्पन्न होगी, तांबे पर मारेंगे तो अलग उत्पन्न होगी। तो धातुओं पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन अधातुओं पर चोट मारने पर आवाज़ नहीं करते हैं, अन्यथा बहुत धीमी आवाज़ करते हैं, या फिर या तो आवाज़ नहीं करते हैं, आवाज़ करते हैं तो बहुत धीमी आवाज़ करते हैं। अधातु जैसे लकड़ी होता है, अधातु में लकड़ी आती है या प्लास्टिक है, तो ये इसमें क्या होती है, बहुत कम आवाज़ होती है। ठीक है, और धातुओं में क्या होता है, चोट मारने पर विशेष प्रकार की होती है लेकिन इनमें आवाज़ नहीं होती है, या अन्यथा बहुत कम होती है। उसके बाद देखते हैं तीसरा, धातुओं की सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुओं की सतह पर क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे लोहे पर अलग प्रकार की चमक है, तांबे की अलग चमक होती है, उसके अलावा पीतल की अलग चमक होती है। इनमें चमक क्या अलग अलग होती है। लेकिन अधातुओं में ग्रेफाइट एवं आयोडीन को छोड़कर, ग्रेफाइट और आयोडीन को अगर हम छोड़ दें, ये कोई अब बात है दोनों ही, ग्रेफाइट और आयोडीन को अगर हम छोड़ दें तो कोई विशेष चमक नहीं होती। इनमें क्या कोई भी विशेष चमक नहीं होती है। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, लेकिन इनमें विशेष चमक होती है। चौथा हम पॉइंट देखते हैं, धातुएं विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब धातुओं को क्या करते हैं हम, विद्युत के द्वारा अपघटन करते हैं तो ये कहाँ इकट्ठे होते हैं, कैथोड की साइड। कैथोड कौन सा होता है, माइनस। और इधर की साइड, इधर देखते हैं हम अधातुएं। अधातुएं विद्युत अपघटन पर एनोड पर हाइड्रोजन को छोड़कर इकट्ठा हो जाती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, अधातुओं को अगर हम देखते हैं, अधातुएं विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन करने पर कहाँ इकट्ठी होती हैं, एनोड पर, यानी प्लस पर, प्लस पॉइंट वाले पॉइंट जाती हैं। ये माइनस वाले पॉइंट पर, ये प्लस पॉइंट पर जाती हैं। तो देखिए, तो ये एनोड पर इकट्ठी होती हैं। केवल हाइड्रोजन, इसका अब बात क्या है, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एनोड पर, और इसमें धातुएं अपघटन करने पर कहाँ होंगी, कैथोड पर इकट्ठा हो जाती हैं। तो मैंने आपको 3-4 अंतर बताए थे। इनमें विशेष अंतर ये होता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या क्या अंतर है। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स। हमने अभी धातु और अधातु में अंतर देख लिया कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें धातुओं के बारे में पढ़ना है कि धातुएं क्या होती हैं, धातुएं कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनके कौन कौन से गुण होते हैं, इनके गुण कौन से होते हैं, इनके कौन से प्रकार होते हैं। इसको हम पढ़ेंगे आगे, देखते हैं। देखिए, अब आगे चलते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, धातुएं। धातुएं खनिज पदार्थों से प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त होती हैं, खनिज पदार्थों से प्राप्त होती हैं। यानी जो खानों से जो पदार्थ निकलता है उसे हम खनिज पदार्थ कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। तो धातुएं कहाँ से निकलती हैं, खनिज पदार्थों से निकलती हैं, जो प्रकृति में अयस्कों के रूप में मिलते हैं। जो खनिज पदार्थ किसके रूप में मिलते हैं, अयस्कों के रूप में मिलते हैं। अयस्कों से धातुएं प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कहाँ से गुजरना पड़ता है, विभिन्न प्रक्रियाएं, विभिन्न प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इन प्रक्रियाओं के दौरान धात्विक और अधात्विक पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं। जब हम इन प्रक्रियाओं को करते हैं तो धात्विक मेटेलिक पदार्थ और नॉन मेटेलिक पदार्थ दोनों ही क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। धातुओं में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण इनका उपयोग मशीनों, पुलों के निर्माण, कृषि मशीनरी, जहाज़ों आदि में करते हैं। क्योंकि धातु में क्या होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं, और इन्हीं गुणों के कारण का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, मशीनों में प्रयोग करते हैं, पुलों के निर्माण में करते हैं, कृषि में करते हैं, और कृषि मशीनरी और जहाज़ों में हम इसका प्रयोग करते हैं।
अब उसके बाद क्या है, हमने धातु पढ़ लिया कि धातु क्या होती है, इनको कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये कैसे हमको किस रूप में हमको ये मिलते हैं, अब इनमें इनके गुण के कारण हम कहाँ उनका उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पदार्थों के गुण, क्योंकि जब तक हम पदार्थों के गुणों के नहीं पढ़ेंगे तब तक हम पदार्थों की जानकारी नहीं होगी कौन सा पदार्थ कैसा होता है। तो पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पदार्थों के गुण क्या होते हैं। देखिए, सभी पदार्थों को कुछ गुण समान पाए जाते हैं। सभी पदार्थों में कुछ गुण क्या हो जाते हैं, समान पाए जाते हैं। इन गुणों को सामान्य गुण कहते हैं। अगर सभी पदार्थों में एक जैसे गुण पाए जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे हम, सामान्य गुण। तो ये कुछ गुण ही पाए जाते हैं सामान्य, कुछ गुण ही सामान्य पाए जाते हैं। सबसे पहला जो सामान्य गुण होता है, पदार्थ में भार होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में भार तो होता ही है, प्रत्येक पदार्थ वजन लिए होता है। पहला ये सामान्य गुण है, प्रत्येक पदार्थ में भार होता है। उसके बाद पदार्थ में भार पहला। दूसरा, पदार्थ जगह घेरता है या स्थान घेरता है। ये तो निश्चित है कि कोई पदार्थ होगा तो वो निश्चित जगह तो घेरेगी, ठीक है। पदार्थ प्रत्यास्थ होता है। अब यहाँ पर प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है, प्रत्यास्थ का मतलब होता है कोई वस्तु हमने खींची और वो खिंच के क्या हो गई, लंबी हो गई। और खिंच की कैसे लंबी हुई, जब इस पर हमने क्या लगाया, बल लगाया। क्या लगाया हमने, इस पर फोर्स लगाया, और फोर्स के कारण क्या हो गई, ये बड़ी हो गई, प्रत्यास्थ हो गई, यानी लंबाई में बढ़ गई। जैसे इस बल को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ये पुनः वही उसी अवस्था में आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थ। क्या कहते हैं हम उसे, प्रत्यास्थ कहते हैं। तो पदार्थ प्रत्यास्थ होता है, ज़्यादातर पदार्थ प्रत्यास्थ होते हैं। पदार्थ नष्ट नहीं किया सकता, क्योंकि पदार्थ को हम नष्ट नहीं कर सकते, एक रूप से दूसरे में बदल जाता है पदार्थ को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा पदार्थ में जड़त्व होता है। पदार्थ में क्या होता है, जड़त्व होता है। ये जड़त्व के नियम का पालन करते हैं। अगर ये स्थिर हैं तो स्थिर हैं, स्थिर चलते रहेंगे। अगर हम इनको गति की अवस्था में लाएंगे तो ये गति में चलते रहेंगे, जब तक इन पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा। तो ये पदार्थों में क्या होता है, जड़त्व होता है, क्योंकि ये स्थिर पड़े रहते हैं। जब तक इनको कोई बल लगाकर हटाएंगे नहीं, तब तक वहाँ से ये हटेंगे नहीं। पदार्थ क्या होते हैं, इस जड़त्व का नियम का पालन करते हैं। पदार्थ के कणों में आपसी आकर्षण बल होता है। इनमें आपसी आकर्षण बलों के कारण क्या होते हैं, ये इकट्ठे होते हैं, तभी इनमें क्या होता है, वजन या भार होता है। तो पदार्थ के कणों में क्या होता है, आपसी आकर्षण बल होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। आपसी आकर्षण बल, एक कण दूसरे कण को आपस में बांधे हुए होता है। तो इनमें आपस में क्या, ये सभी जो गुण हैं, ये क्या है, सब सामान्य गुण हैं। आगे देखते हैं और अन्य गुण। सामान्य गुणों में अन्य गुण देखते हैं। और देखिए, पदार्थ में छिद्र होते हैं। पदार्थ में क्या होते हैं, छिद्र, होल्स होते हैं पदार्थों में। ये सामान्य गुण है, सभी पदार्थों में छिद्र होते हैं। पदार्थ को एक निश्चित सीमा तक विभाजित कर सकते हैं। पदार्थ क्या होती है, एक लिमिट होती है, वहीं तक उसको विभाजित कर सकते हैं। उसके बाद वो विभाजित नहीं होता है। सबसे ज़्यादा लास्ट का जो विभाजन है वो है परमाणु। इसके और हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, पदार्थ के और टुकड़े हम नहीं कर सकते। परमाणु होता है सबसे छोटा कण जो होता है पदार्थ का, वो क्या होता है, परमाणु। मैंने आपको बताया था, पहले बता रहा हूँ। परमाणु होते हैं, परमाणु से हम क्या बनाते हैं, अणु बनते हैं। जब अणु जुड़ते हैं तो उनसे बनता है आपका तत्व या यौगिक बनते हैं। तत्व या यौगिक से क्या बनता है, पदार्थ। तो पदार्थ का जो सबसे लास्ट जो है आपका विभाजन, वो कौन सा होता है, परमाणु होता है। तो एक निश्चित सीमा तक हम क्या कर सकते हैं, उसको विभाजित कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के। अभी तो हमने क्या पढ़े थे, सामान्य गुण पढ़ते हैं, जो सभी धातुओं में होते हैं, सभी गुण होते हैं, सभी पदार्थों में होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं। धातुओं में निम्न 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। निम्न 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अब मुख्य गुण कौन से हैं, मुख्य गुण तो ये 3 ही हैं। मुख्य गुण कौन से हैं, 3 होते हैं। एक तो भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद दूसरा है आपका यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद रासायनिक गुण, उन्हें कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। इसके अलावा अन्य 2 गुण होते हैं, ऊष्मीय गुण। अन्य 2 गुण कौन से हैं, एक तो ऊष्मीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज़, और एक तकनीकी गुण, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। मुख्य गुण 3 होते हैं, उसके बाद अन्य गुण 2 हैं, ऊष्मीय गुण और तकनीय गुण। तो हम एक एक करके इन गुणों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलते हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में भौतिक एवं यांत्रिक गुणों का अधिक महत्व है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में कौन से गुण का महत्व है, भौतिक और यांत्रिक। तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में केवल इन्हीं गुणों का प्रयोग करते हैं, अन्य गुणों को ज़्यादातर प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन्हीं का प्रयोग ज़्यादा होने के कारण इनका ये सिलेबस में ज़्यादा दिए हुए होते हैं। देखिए, पहला क्या है, भौतिक गुण।
भौतिक गुण क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप उसका रंग, भार, बनावट, गलनीयता, चालकता व चुंबकीय का ज्ञान होता है। यानी हम ऐसे गुण जिनसे हमें किसका ज्ञान होता है? रंग का, यानी वस्तु का रंग कैसा है, उसका भार कितना है, भार के अनुसार हम उनको पहचान सकते हैं। रंग, भार, बनावट, गलनीयता, चालकता, चुंबकीय, ये सब क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। यानी भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? जो हमें बाहर से देखने पर ही मालूम पड़ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। इनको डिस्क्रिप्शन में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं मैकेनिकल गुण, यांत्रिक गुण। आगे क्या है? यांत्रिक गुण। धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप उनके भौतिक गुणों में यदि अन्य प्रकार के गुणों में बदला जाए, या क्या करते हैं? जो भौतिक जो गुण होते हैं, उन भौतिक गुणों में क्या करते हैं? हम कुछ परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होंगे? यांत्रिक गुण प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सामर्थ्य, यांत्रिक गुणों में क्या है? जैसे सामर्थ्य, वजन को सहन करने की क्षमता सामर्थ्य कहलाती है। प्रत्यास्थता मैंने अभी बता ही दिया आपको। तो देखिए, जैसे सामर्थ्य होता है, यांत्रिक गुण कौन सा होता है? एक तो सामर्थ्य होता है और एक प्रत्यास्थता होता है। उसके बाद अन्य गुण देखते हैं इसमें। यांत्रिक गुणों में सुगठता, जिसे हम प्लास्टिकता कहते हैं, प्लास्टिसिटी, तन्यता, टेंसिटी कहते हैं। तन्यता को तो हम डक्टिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी। तो इन गुणों को डिस्कशन में आगे पढ़ेंगे। आगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप वह किसी दूसरे मूल पदार्थ से क्रिया करके अन्य पदार्थ बनाता है, अन्य पदार्थ बनाता है। धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप वह किसी दूसरे पदार्थ से, किसी मूल पदार्थ से क्या करता है? वो क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद अन्य पदार्थ बनाता है। इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक गुण कहेंगे। रासायनिक में क्या होते हैं? रासायनिक क्रिया होती है, जिससे एक अन्य पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक गुण कहते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण निम्न बातों पर निर्भर करते हैं, जैसे अम्लीयता, एसिडिटी, क्षारीयता, अल्केलिनिटी, संयोजकता, वैलेंसी, संक्षारण प्रतिरोध, कोरोजन रेजिस्टेंस इत्यादि। ये सब क्या है? रासायनिक गुण होते हैं। आगे क्या है आपका? ऊष्मीय गुण। ऊष्मीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती है? धातुओं का वह गुण जो ऊष्मा के प्रभाव के कारण प्रदर्शित होता है। जो ऊष्मा से प्रभाव के कारण क्या होता है? दिखता है हमें या प्रदर्शित होता है, उसे हम ऊष्मीय गुण कहते हैं। ऊष्मीय गुणों में विशिष्ट ऊष्मा व ऊष्मीय धारिता और आपका ऊष्मीय प्रसार इत्यादि गुण होते हैं। तो स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा, आपकी जो थर्मल कैपेसिटी, ये ऊष्मा धारिता होती है, ऊष्मीय प्रसार। इनको डिस्कशन में आगे पढ़ेंगे। अब आगे क्या है? तकनीकी गुण, जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, किसी पदार्थ द्वारा उस पर किए जाने वाले प्रक्रमों, यानी कोई वस्तु पर हम कोई पदार्थ पर क्या करें? कोई भी ऑपरेशन करें, उस ऑपरेशन के कारण वो क्या काम करे, तो उसी का कहते हैं हम तकनीकी गुण कहते हैं। तो देखिए, किसी पदार्थ द्वारा उस पर किए जाने वाले प्रक्रमों हेतु वांछित गुणों को तकनीकी गुण कहते हैं। जैसे मशीनता, अगर हम किसी पदार्थ में मशीन करते हैं तो वो मशीनेबिलिटी कहलाती है। वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या कहलाता है? वो वेल्डेबिलिटी कहलाती है, यानी वेल्डनीयता कहलाती है। अगर हम उसको कास्ट के द्वारा प्राप्त करते हैं तो वो ढलनीयता कहलाती है। क्या होती है? ढलनीयता कहलाती है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? तीनों चारों गुणों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। उसके बाद हम इनको हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के कौन से हैं? भौतिक गुण। सबसे पहले है रंग, कलर। भौतिक गुण, भौतिक मतलब जो बाहर से दिखते हैं। कलर से हम किसी धातु को हम पहचान सकते हैं। सभी धातुओं के रंग अलग अलग होते हैं। सभी धातुओं क्या होते हैं? रंग अलग अलग होते हैं। अर्थात रंग देखकर हम धातुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे सोने का सुनहरी रंग होता है, हल्का भूरा रंग किसका होता है? लोहा का। जैसे लोहा क्या होता है? हल्का भूरा रंग होता है लोहे का। लोहे कैसा होता है? हल्का भूरा रंग होता है, हल्का भूरा होता है, ठीक है। और आपका जो जैसे तांबा का होता है, तांबा का लाल रंग होता है, हल्का लाल रंग होता है। तो हम उनको रंग के अनुसार हम पहचान सकते हैं, ठीक है। आगे भार, सभी धातुओं का घनत्व अलग अलग होता है। घनत्व क्या होता है? अलग अलग होता है। घनत्व के कारण ही वस्तुओं के हल्केपन या भारीपन का पता चलता है। अगर घनत्व क्या है? घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब है अगर पास अणु है, यानी पास अणु है तो घनत्व क्या होगा? कम होगा। और अगर पास अणु तो घनत्व ज़्यादा होगा, और दूर अणु है तो क्या होगा? घनत्व कम होगा। तो यानी घनत्व के कारण क्या होता है? अगर घनत्व
क्या है, घनत्व क्या होगा अगर हल्के कब होंगे, जब दूर दूर होंगे घनत्व क्या होगा, कम होगा। जब घनत्व ज़्यादा होगा तो वो भारीपन में आ जाएंगे। अब आगे क्या है, बनावट। आगे है आपका बनावट, शेप। यानी हम बनावट के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं कि भौतिक गुण क्या है, बनावट पर पहचान सकते हैं। धातुएं अलग अलग आकृति में हो सकती हैं। धातुएं क्या हो सकती हैं, अलग अलग आकृति में हो सकती हैं, जैसे आयताकार, गोलाकार और अंडाकार। कैसी कैसी आकृति में हो सकती हैं, एक तो आयताकार, गोलाकार और अंडाकार आकृति में हो सकती हैं। उनके अनुसार भी हम पहचान सकते हैं। गलनीयता, फिजिबिलिटी। गलनीयता क्या होती है, प्रत्येक शुद्ध धातु का एक गलनांक बिंदु होता है। कोई भी शुद्ध धातु है उसका एक गलनांक बिंदु होता है, उस बिंदु पर क्या हो जाता है, वह गलने लग जाता है, एक लिक्विड के रूप में बदल जाता है। ठोस से किस में बदल जाता है, वो द्रव में बदल जाता है। ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो गलनांक जो गलनीयता होती है, जिस पर वह पिघलकर ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है, जिस पर वह पिघलकर ठोस से किस में जाता है, द्रव में बदल जाता है। जैसे एल्युमिनियम का गलनांक कितना होता है, 660 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम 660 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ठोस से द्रव में बदल जाता है। इसी प्रकार जो तांबा होता है, तांबा 1083 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, वो पिघलने लग जाता है। तो हम गलनीयता के आधार पर ये हम इन पदार्थों को पहचान सकते हैं। आगे चलते हैं, चालकता, कंडक्टिविटी। चालकता या कंडक्टिविटी, वे धातुएं जिनमें ऊष्मा एवं विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुगमता से प्रवाहित हो जाएं। यानी धातु का कौन सा गुण, जिनमें हम ऊष्मा एवं विद्युत धारा एक से सिरे से दूसरे सिरे तक सुगमता से पहुंच जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अच्छे चालक कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम अच्छे चालक कहेंगे। इस गुण को ही क्या कहते हैं हम, चालकता। चालकता जैसे तांबा, तांबा क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उसके बाद एल्युमिनियम और लोहा होता है, तो ये विद्युत के और ऊष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। चालकता के आधार पर भी हम इनको पहचान सकते हैं। उसके अलावा चुंबकीयता, मैग्नेटिज्म। लौह धातुओं में दूसरी लौह धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, चुंबक। यानी एक वस्तु को दूसरी धातु यानी लौह, कैसा कंडीशन क्या होती चाहिए इसमें, लौह। अगर लौह धातु एक दूसरे को क्या कर रही है, अपने आकर्षित कर रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय गुण कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबकीय गुण कहेंगे। तो इसके अनुसार भी हम पहचान सकते हैं, अगर वो आप अपने आप दोनों को क्या कर रहे हैं, लौह धातुओं क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय गुण होगा। तो हम पहचान जाएंगे ये जिसमें कौन सा गुण है, चुंबकीय गुण। तो आगे चलते हैं, आगे हैं आपके, आगे है यांत्रिक गुण। कौन से हैं, यांत्रिक गुण। अब यांत्रिक गुणों को हम पढ़ते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। हमने अभी भौतिक गुणों को पढ़ा था। भौतिक गुणों में जैसे रंग है, आपका बनावट है, आकृति, उसका हमने उन भौतिक गुणों को पहचाना। अब यांत्रिक गुण क्या होते हैं, यानी अगर हम भौतिक गुणों में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं तो यांत्रिक गुण प्राप्त होते हैं। सबसे पहले है सामर्थ्य। सामर्थ्य, स्ट्रेंथ कहते हैं जिसे इंग्लिश में। धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप उन पर बाह्य बल लगाने पर उसे सहन कर सके। अगर कोई भी धातु पर हम क्या लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं और वो क्या कर रही है, उसको सहन कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी सामर्थ्य कहेंगे। क्या कहेंगे, उसके सामर्थ्य कहेंगे। हर व्यक्ति की सामर्थ्य जैसे अलग अलग होती है, उसी के अनुसार वो क्या कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है। अर्थात उसके आकार व आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी वजन को भी सहन कर ले और उसका आकार सेम बना रहे। आकार कैसा रहे, सेम बना रहे, कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। या फिर यानी बिना नष्ट हुए बाह्य बलों को सहन करने की क्षमता। बिना नष्ट हुए यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो और वो बाह्य बलों को क्या कर ले, सहन कर ले, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम सामर्थ्य कहेंगे। क्या कहेंगे, सामर्थ्य। प्रत्येक धातु की सामर्थ्य क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक धातु की सामर्थ्य कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसे हम देखते हैं इसका उदाहरण, लोहे की सामर्थ्य तांबा से अधिक होती है, क्योंकि जो लोहा होता है वो ज़्यादा वजन सहन कर लेता है, उसकी सामर्थ्य ज़्यादा होती है, और तांबे की सामर्थ्य कम होती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका, आगे दिया हुआ है आपका, देखिए इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इसे क्या कहते हैं हम, प्रत्यास्थता कहते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, धातुओं का वह गुण, धातु का कौन सा गुण, वह गुण जिसके फलस्वरूप उन पर एक निश्चित सीमा तक बाह्य बल लगाने से उनकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। एक निश्चित, जैसे अब कोई वस्तु पर हमने बल लगाया और बल के कारण क्या हो गई, ये इसमें परिवर्तन आ गया। क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, ठीक है, बल लगाने पर क्या हो गया, ये परिवर्तन आ गया। अब इसमें एक निश्चित सीमा, इससे अगर हम आगे लगाएंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा। एक निश्चित सीमा हमने क्या लगाया, इसमें बल लगाया, बल लगाने पर बल लगाया, उसके बाद क्या हुआ, परंतु बाह्य बल हटाने पर वह पूर्व अवस्था में आ जाए। अब जैसे ही इस पे से हमने बल को हटा दिया, इस वस्तु पे से क्या हुआ, हमने इस बल को हटा दिया और ये इसी पहली अवस्था में आ जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, हम प्रत्यास्थता कहेंगे। जैसे इसमें उदाहरण देखता है रबड़ और इस्पात।
रबड़ को खींचकर हम, रबड़ इतनी बड़ी है, उसको अगर हम खींच के इतना बड़ा कर सकते हैं तो बल लगाने पर तो इतना बड़ा हो गया। लेकिन जैसे इसको बल को हमने हटाया तो ये पुनः इसी अवस्था में आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता कहेंगे। इसी प्रकार इस्पात होता है। इसी प्रकार इस्पात यानी इसको हम स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। आगे देखते हैं प्लास्टिसिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं सुगठता। प्लास्टिसिटी या सुगठता, धातुओं का वह गुण, धातुओं कौन सा गुण? वह गुण जिसके फलस्वरूप उन पर बाह्य बल लगाने से उनके आकार व आकृति में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाए। वस्तु पर हमने बल लगाया और बल लगाने पर ये परिवर्तन होकर इतना हो गई, और इनमें अब ये यहीं पर है, इसमें ये इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। ठीक है, बाह्य बल अगर हम इसको हटा दें और इधर नहीं आएगा तो उसे हम कहेंगे, इसमें क्या होगा, एक स्थायी परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? एक स्थायी परिवर्तन आ गया। कौन सा आ गया इसमें? एक स्थायी परिवर्तन आ गया। स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब स्थायी परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी कहते हैं। अर्थात बल हटाने पर पूर्व अवस्था में नहीं आए, इस गुण को हम सुगठता कहते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी, जैसे चिकनी मिट्टी होती है इस प्रकार, अब चिकनी मिट्टी को अगर फैला दिया इस प्रकार, ऐसे फैला दिया तो इसी अवस्था में, ये पहले जैसी अवस्था में नहीं आती है। या प्लास्टिक भी इसी प्रकार का उदाहरण होता है। तो प्लास्टिक और सुगठता यानी सुगठता का उदाहरण होता है। आगे देखते हैं तन्यता, डक्टिलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी, धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप, धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप उस पर खिंचाव बल लगाने से, उस पर हम क्या लगाएं? धातु का वह गुण। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डक्टिलिटी पढ़ रहे हैं। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी क्या होती है? जब देखिए डक्टिलिटी क्या है, उस पर खिंचाव बल लगाने पर, धातु वह गुण जिस पर खिंचाव बल लगाने से बिना टूटे तार के रूप में खिंच जाए। यानी अगर कोई वस्तु पर हम खिंचाव बल लगाएं और बिना टूटे कैसे बदल जाए, ये तार के रूप में बदल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? तन्यता कहेंगे। इस गुण के कारण ही धातुओं के तार बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? तार किस कारण बनाए, किस गुण के कारण बनाए जाते हैं? तार जो बनाए जाते हैं वो डक्टिलिटी गुण के कारण बनाए जाते हैं। डक्टिलिटी गुण के कारण हम इनके क्या बनाते हैं? तार बनाते हैं। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम के तार और तांबा के तार, ये किस गुण के कारण होते हैं? डक्टिलिटी के कारण। अब आगे चलते हैं हम तन्यता क्या होती है? टेनिसिटी, तन्यता, धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप उन पर खिंचाव बल लगाने से, उन पर हम क्या लगाएं? खिंचाव बल लगाने से बिना टूटे उन्हें सहन कर ले। यानी तन्यता यानी सामर्थ्य की तरह ही होता है। धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप उन पर हम क्या लगाएं? खिंचाव बल, और बिना टूटे क्या कर लें? उन्हें सहन कर लें। अर्थात एक निश्चित सीमा तक खिंचाव बल सहन करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ये सामर्थ्य की तरह ही होता है। प्रत्येक धातु की तन्यता की सामर्थ्य अलग अलग होती है। तो सामर्थ्य और तन्यता में कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो प्रत्येक धातु की तो बिना टूटे सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है? आपकी तन्यता कहलाती है। अब आगे देखिए, आगे है आपका भंगुरता। क्या है आगे आपका? ये भंगुरता। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है? भंगुरता, ब्रिटलनेस, धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप उन पर क्या लगाएं हम? चोट मारने पर टुकड़ों के रूप में बिखर जाए। जिसके फलस्वरूप हम क्या करें? इन पे चोट लगाने पर क्या है? धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप उन पर चोट मारने पर टुकड़ों के रूप में बिखर जाए, उस गुण को हम क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। भंगुरता के गुण के कारण ही कई धातुओं को चूर्ण के रूप में बनाया जाता है। किसके रूप में बनाया जा सकता है? चूर्ण के रूप में। जैसे कास्ट आयरन में अगर हम चोट मारते हैं तो वो टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बदल जाता है। इसी प्रकार क्या होता है? कांच, इस गुण को हम कांच पे, अगर हम छोटी सी कांच होता है, ये जो कांच है, ठीक है, इस पर हम छोटे चोट मारते हैं जैसे इस पर, तो क्या हो जाता है? ये छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। छोटे टुकड़ों में बदल जाता है कांच। ठीक है, तो जो भंगुरता गुण कौन किस में होता है? तो कांच में और ये कास्ट आयरन। ठीक है, आघात वर्धन। अब आगे देखते हैं मेलेबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता, धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप उन्हें ठंडी अवस्था में क्या करें हम? पीट करके, यहाँ जो लिखा हुआ है क्या है? ठंडी अवस्था में क्या करें? पीट करके या रोलिंग करके चादरों के रूप में बदल जाए, उसे हम आघात वर्धन कहते हैं। यानी आघात करके क्या करें? वर्धन कर दें। क्या कर दें? आघात, चोट लगाकर किसी धातु क्या करें हम? ठंडी अवस्था में पीट करके या रोलिंग करके कर दें, चादरों के रूप में बदल दें,
तो उसे हम क्या कहते हैं, आघात बदनीय कहते हैं। तो आघात बदनीय के द्वारा जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब किसके उदाहरण हैं, आघात बदनीयता के। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि सोना सर्वाधिक आघात बदनीय है। सोना में सबसे ज़्यादा आघात सहन कर सकता है, ये सबसे ज़्यादा फैल सकता है सोना। तो ये इसको याद कर लें, नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोना सबसे ज़्यादा क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, कठोरता, हार्डनेस, धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप, धातुओं कौन सा गुण, धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप वह आसानी से घिसे, कटे या मुड़े नहीं। किसके गुण कारण, कठोरता कारण। यानी जो वह ना तो घिसे, ना कटे, ना मुड़े, उसे हम क्या कहेंगे, कठोरता कहेंगे। क्या कहेंगे, कठोरता। जैसे हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर क्या है, सबसे ज़्यादा हीरा होता है। उसके बाद स्टील, हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है। तो नोट इसको मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद कर लें, ये क्या है, हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है। उसके बाद चलते हैं चीमड़पन या कड़ापन, टफनेस। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है पदार्थों की। देखिए, धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप उसे ऐंठने या मरोड़ने पर बिना टूटे आकृति ग्रहण कर ले। यानी इसका मतलब क्या है, अब जैसे ये कोई हमारे पास से रॉड है और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे कर रहे हैं, ऐंठ रहे हैं या मरोड़ रहे हैं, और ये क्या हो जाए, इस प्रकार इस गुण में ये बदल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका चिमड़पन या कड़ापन कहेंगे। ऐंठने मरोड़ने पर बिना टूटे आकृति ग्रहण कर ले, उसे हम चिमड़पन या कड़ापन कहते हैं। इसी गुण के कारण धातु के तारों के मोटे मोटे रस्से बनाए जाते हैं। इसी गुण का क्या बनाए जाते हैं, रस्से बनाए जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर आदि के तार के लिए हम क्या बनाते हैं, तार के केबल बनाते हैं। एल्युमिनियम की तार की, एल्युमिनियम के और कॉपर के तार की हम क्या बनाते हैं, केबल, हम इनमें केबल हम बनाते हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए श्रांत, फॉटिग, धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप बार बार प्रतिबलों को उत्पन्न होने से अचानक टूट जावे, उसे हम क्या कहेंगे, फॉटिग कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, बार बार बल लगा रहे हैं, और बार बार बल लगाने पर एक ऐसी स्थिति आती है कि अचानक क्या हो जाए, टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉटिग कहते हैं। तो दोबारा देखिए, धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप बार बार प्रतिबलों के उत्पन्न होने से अचानक क्या हो जाए, वो टूट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, फॉटिग कहते हैं। जैसे देखते हैं, ये हमारा तार है, तार को हम देखो ऐसे कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, यूँ बार बार इसको मोड़ रहे हैं, यूँ मोड़ रहे हैं, इसको मोड़ रहे हैं, यूँ ऐसे मोड़ रहे हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, बीच में से यहाँ से ये टूट जाएगा, बीच में यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टूट जाता है। तो जैसे यहाँ से टूट गया, तो ये क्या है, एक फॉटिग गुण होता है। कौन सा होता है, फॉटिग गुण होता है। अब आगे क्या है, संघट प्रतिरोध, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप वह भारी झटकों को सहन करने में समर्थ होता है। यानी भारी बलों को सहन करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, संघट प्रतिरोध कहलाती है। भारी बलों को सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है, भारी झटकों को सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है, संघट प्रतिरोध कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं, ये अभी हम पढ़ रहे थे कौन सा, यांत्रिक गुण। ये यांत्रिक गुण का लास्ट पॉइंट है, विसर्पण, क्रीप। विसर्पण या क्रीप, धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप उच्च तापमान पर बाह्य बलों के कारण, उच्च तापमान पर बाह्य बलों के कारण उसकी आकृति में विरूपण को विसर्पण कहते हैं। तो कौन सा, देखिए, धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप उच्च तापमान पर, तापमान कैसा, उस तापमान पर बाह्य बलों के कारण, हम किसी कोई वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर कैसा ले रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं, तो उसके कारण आकृति में क्या आता है, विरूपण। यानी विरूपण का मतलब होता है अंतर, विरूपण यानी उसमें क्या आ गया, अंतर आ गया, तो उसको क्या कहते हैं, हम विसर्पण कहते हैं। उस तापमान पर बाह्य बलों का क्या आ जाए, विरूपण, वस्तु में क्या आ जाए, विरूपण आ जाए, उसकी आकृति में विरूपण आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, विसर्पण कहेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, भौतिक गुण और यांत्रिक गुण पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इन गुणों को आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो एक अच्छा इनकी जानकारी हो जाएगी और हमें समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे हम देखिए, आगे क्या है, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अम्लता व क्षारीयता, धातुओं पर अम्लों व क्षारों के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, हम अम्लता या क्षारीयता कहते हैं। धातुओं पर क्या पड़े, अम्लों के कारण अम्लता और क्षारों के कारण क्षारीयता का प्रभाव पड़ता है, ऐसे हम क्या कहते हैं, अम्लता क्षारीयता गुण कहते हैं। उसके बाद क्या है, संयोजकता, बैलेंसी, किसी तत्व की संयोजकता, हाइड्रोजन या किसी एक संयोजित तत्व के परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु के संयोग से बनता है।
जैसे संयोजकता क्या है, यहाँ इस परमाणु में 7 हैं, इसमें 7 हैं और इसको पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए 1, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 1 कहला जाएगी। क्या कहला जाएगी 1 कहलाएगी। देखिए तो किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन या किसी एक संयुक्त तत्व के परमाणु की वह संख्या जो उस तत्व के एक परमाणु के संयोग से करता है या उसके द्वारा किसी योग से विस्थापित किए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे संयोजकता कहते हैं। अब आगे क्या है संचरण प्रतिरोध। संचरण प्रतिरोध यानी कोरोजन रेजिस्टेंस। कई धातुओं पर धीरे धीरे जंग लग जाने से वे नष्ट हो जाती हैं। तो क्या होता है धातु क्या होते हैं धीरे धीरे उन पर जंग लगती है तो क्या हो जाती है वो नष्ट होने लग जाती हैं। धातुओं की जंग के प्रतिरोधक क्षमता को यानी उस पर क्या नहीं लगे जंग नहीं लगे उसे हम क्या कहते हैं संचरण प्रतिरोध कहते हैं। यानी जंग नहीं लगे उस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं संचरण प्रतिरोध कहते हैं। आगे देखिए रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन। किसी धातु के रासायनिक संगठनों को उनके यांत्रिक गुणों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। किसी धातु के रासायनिक संगठनों का यानी केमिकल कंपोजिशन क्या करता है उनके यांत्रिक गुणों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे तो रासायनिक संगठन क्या है एक धातु में जब हम दूसरी धातु मिला देते हैं उसे हम क्या कहेंगे एक धातु में हमने क्या मिला दी दूसरी धातु तो उसको क्या होगा एक रासायनिक संगठन होगा। तो उस धातु को मिलाने से उस पर क्या परिवर्तन होता है तो किस में परिवर्तन होता है उसके यांत्रिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब यांत्रिक गुणों में क्या परिवर्तन होते हैं वो देखिए। जैसे स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर स्टील में हम क्या करेंगे कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर उसकी कठोरता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है कठोरता यानी कार्बन की मात्रा अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगी कठोरता। कठोरता कौन सा गुण है यांत्रिक गुण है। तो स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर क्या हो रहा है केमिकल कंपोजिशन करने पर क्या हो रहा है उसमें कठोरता बढ़ रही है ये यांत्रिक गुण है। तो उसमें क्या हो रहा है यांत्रिक गुण परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे रासायनिक संगठन कहेंगे। कार्बन की मात्रा देखिए आगे कार्बन की मात्रा बढ़ने से उसकी कठोरता या भंगुरता में वृद्धि होती है। तो हम क्या करते हैं स्टील में अगर हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसकी कठोरता बढ़ती है और भंगुरता में भी वृद्धि होती है। भंगुरता का मतलब क्या होता है उसमें चोट लगाने पर क्या हो जाए वो चूर चूर हो जाए उसे हम क्या कहेंगे भंगुरता कहेंगे। जबकि गलनांक कम हो जाता है तो कार्बन की मात्रा अगर बढ़ाएंगे स्टील में तो कठोर हो जाएगा और क्या हो जाएगा भंगुर हो जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा उसका गलनांक कम हो जाता है। ठीक है आगे देखते हैं अणुभार मॉलिक्यूलर वेट। किसी तत्व का अणुभार वह संख्या है जिससे यह मालूम होता है कि उस तत्व का अणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। तो अणुभार क्या होता है यह मालूम होता है उससे क्या मालूम होता है उस तत्व का अणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना हाइड्रोजन से उसे तुलना करते हैं कि वो हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है उसे हम क्या कहेंगे अणुभार हम कहेंगे। उसके बाद परमाणु भार। किसी तत्व का एटॉमिक वेट किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जिससे यह ज्ञात होता है कि उस तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। यानी उस तत्व का एक जो परमाणु है यहाँ पर क्या अणुभार यानी अणु का करते हैं अणु की तुलना करते हैं यहाँ पर किसकी तुलना करते हैं परमाणु की तुलना कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो एक परमाणु है हाइड्रोजन के एक परमाणु से वो कितना गुना भारी है उसे हम क्या कहेंगे परमाणु भार कहेंगे। जब हाइड्रोजन से हम परमाणु की तुलना करते हैं वो परमाणु भार होगा। जब हाइड्रोजन से हम अणु की तुलना करते हैं तो वो अणुभार कहलाएगा। परमाणु भार एक आनुपातिक राशि है इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। परमाणु भार क्या होता है एक अनुपात होता है इसलिए हम इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आगे देखते हैं परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उसका परमाणु कहते हैं। ये हमारा क्या है एक परमाणु है। परमाणु के अंदर एक ये नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है इसके अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ होते हैं। तो क्या देखिए किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन जो नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या है क्या कहलाई इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु क्रमांक कहलाता है जो कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। जो किसके बराबर होता है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो देखिए किस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है परमाणु क्रमांक कहलाती है जो कि परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। आगे देखते हैं देखिए आगे क्या है ऊष्मीय गुण थर्मल प्रॉपर्टी। ऊष्मीय गुण में सबसे पहले विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का कोई पदार्थ का जैसे इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की क्या कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो Q अपॉन क्या होता है यहाँ पर mc/t यानी क्या है ये इसका एक सूत्र होता है
उसको आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ऊष्मा एवं तापमान चैप्टर में हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान हम कितना बढ़ाएं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं। कितना बढ़ाएं, 1 डिग्री सेल्सियस। तो कोई एक द्रव्यमान यानी एक ग्राम ले लिया हमने, उसका तापमान हम कितना बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, हमें हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। और जितनी भी हमें उसको हीट देंगे उसे हम क्या कहेंगे, हम विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। तो किसी पदार्थ का 1 ग्राम हम ले लिया, उसका तापमान कितना बढ़ा रहे हैं हम, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा है, क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ऊष्माधारिता, थर्मल कैपेसिटी, किसी पदार्थ की कुल द्रव्यमान, यहाँ पे तो हम इकाई मात्रा ले रहे थे, यहाँ क्या ले रहे थे हम, इकाई मात्रा। जब हम क्या करें, कुल द्रव्यमान का तापमान, जैसे 1 किलो ले लिया हमने, कुल द्रव्यमान 1 किलो है और उसका तापमान हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। तो आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक हम जो जितनी भी हीट देंगे वो क्या कहेगी, कुल ऊष्माधारिता कहलाएगी। आवश्यक जो जितनी भी टोटल हीट है वो क्या कहलाएगी, आपकी ऊष्माधारिता कहलाएगी। जो टोटल हीट है वो क्या कहलाएगी, ऊष्माधारिता यहाँ पर कहलाएगी। यहाँ पर इकाई ले रहे थे तो उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जब कुल लेते हैं तो उसे हम ऊष्माधारिता कहते हैं। आगे थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार, किसी धातु को ऊष्मा देने पर यानी तापमान वृद्धि होने पर उसमें प्रसार होता है और यह ऊष्मीय प्रसार धातु के आकार, प्रकार, तापमान वृद्धि पर निर्भर करता है। यानी उसका आकार कैसा है, उसका प्रकार कैसा है और तापमान वृद्धि हम कितना कर रहे हैं उस पर यह निर्भर करता है। कोई भी वस्तु होगी, कोई वस्तु है तो उसमें अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उसके आकार में क्या होगा, प्रसार होगा। उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय प्रसार गुण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, ऊष्मीय प्रसार गुण कहते हैं। आगे देखते हैं ऊष्मीय चालकता, यानी ऊष्मा का चालन होता है उसे ऊष्मीय चालकता है। थर्मल कंडक्टिविटी, धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप, धातुओं का कौन सा गुण, वह गुण जिसके फलस्वरूप उसमें चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। यानी चालन के द्वारा, किसके द्वारा, चालन के द्वारा। चालन क्या होता है, यानी एक कण से दूसरे कण में हमने यहाँ से इसको हीट दी और पहले इसको हीट मिला, इसको ऊष्मा मिली, इससे दूसरे कण को ऐसे लास्ट तक ये पहुँच जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। तो उसे हम ऊष्मा चालकता कहलाती है। इस गुण क्या कहलाते हैं, हम ऊष्मा चालकता कहते हैं। ज़्यादातर धातुएं क्या होती हैं, चालक होती हैं। ज़्यादातर धातु कैसी होंगी, चालक होती हैं। आगे देखते हैं ऊष्मीय झटके, थर्मल शॉक्स। ऊष्मीय झटके, धातुओं के तापमान में अचानक परिवर्तन हो जाने से धातु से बने मशीन के पुर्जे की संरचना, धातु के तापमान में क्या हो रहा है, हम अचानक परिवर्तन आ गया। धातु के तापमान में क्या होगा, टेम्परेचर में क्या हुआ, एक अचानक परिवर्तन हुआ। तापमान में क्या हुआ, एक अचानक परिवर्तन। तो धातुओं से बने मशीन की पुर्जों की संरचना में ऊष्मीय प्रभाव को, उत्पन्न प्रभाव को ऊष्मीय प्रभाव, जैसे कोई वस्तु बनी हुई है, धातु से कोई वस्तु बनी हुई है और इसमें एक क्या हो रहा है, अचानक तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तापमान में क्या हो रहा है, अचानक परिवर्तन होता है। तो उसके कारण इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय झटका कहते हैं। ऊष्मा कारण जो झटका उत्पन्न होगा हम ऊष्मीय झटका उसे हम कहेंगे। आगे देखते हैं ऊष्मीय प्रतिबल, थर्मल स्ट्रेसेज, किसी धातु की छड़ को गर्म करने पर वृद्धि रोकने को तनाव प्रतिबल या ठंडा होने पर सिकुड़ने से संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। देखिए अगर हम कोई वस्तु में, तो ऊष्मीय प्रतिबल क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो तनाव प्रतिबल और एक संपीड़न प्रतिबल। तनाव प्रतिबल यानी तनाव प्रतिबल पहला कौन सा है, तनाव प्रतिबल मतलब क्या होता है, इसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं और ऊष्मा कारण इसको हमने यहाँ से क्या लगा दिया, रोक दिया। ऊष्मा कारण क्या हो गया, इसमें रोक दिया और ये फैल नहीं रहा, ये रोक नहीं रहा, तो उसमें कौन सा उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा, तनाव प्रतिबल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं, अगर हम क्या, ये वस्तु है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसे संपीड़न बल कैसे लगेगा, इसमें ये वस्तु है यहाँ और इसको हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इसका हम कम कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं और ठंडा के कारण क्या होगा, ये सिकुड़ेगा। और लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अवरोध लगा दिया, इससे क्या है, ये सिकुड़ नहीं रहा है, तो इसमें कौन सा उत्पन्न होगा, संपीड़न प्रतिबल इसमें उत्पन्न होगा। तो प्रतिबल, ऊष्मीय प्रतिबल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो तनाव प्रतिबल और एक संपीड़न प्रतिबल। आगे देखते हैं तकनीकी गुण, टेक्नोलॉजी की प्रॉपर्टीज। मशीनता, मशीनेबिलिटी, धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप उसे कटिंग टूल द्वारा आसानी से काट सकें। यानी कटिंग टूल द्वारा अगर हम धातु को आसानी से काट दें तो उसकी सतह पर आसानी से यांत्रिक संक्रिया कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे, मशीनेबिलिटी कहेंगे, यानी मशीनता कहेंगे। जैसे मशीनता धातु की कठोरता, आकार, शीतलक यानी ये कूलेंट होता है, शीतलक, प्रयुक्त कटिंग टूल्स पदार्थ के संगठक और काट की गहराई पर निर्भर करते हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो गुण है इस पर ये मशीनता निर्भर करती है। आगे देखते हैं वेल्डेनता।
यानी वेल्डेबिलिटी, धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप उसके टुकड़ों को वेल्डिंग प्रक्रिया के द्वारा आसानी से जोड़ सकें। अगर हम वेल्डिंग प्रक्रिया के द्वारा आसानी से वस्तु को जोड़ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वेल्डनेता कहेंगे। और जैसे MSK यानी माइल्ड स्टील के टुकड़ों को जोड़ना। आगे देखिए ढलनीयता, कास्टेबिलिटी, धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप उसे हम ढालकर ठोस से द्रव बनाकर वांछित आकार की ठोस वस्तु बनाया जा सके। सबसे पहले वस्तु उस धातु क्या करें, हम पिघलाते हैं एक भट्टी में पिघला करके, और फिर उसको हम सांचों में डाल दें। क्या करते हैं, सांचों में हम डाल करके एक आकृति बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, उसको ढलनीयता कहेंगे। और वो आसानी से हो जाए उसे हम ढलनीयता कहेंगे। धातु जिसके फलस्वरूप उसे डालकर ठोस से द्रव बनाकर वांछित आकार की ठोस वस्तु बनाया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, ढलनीयता हम उसे कहेंगे। जैसे CI के ब्लॉक, कास्ट आयरन, CI का मतलब होता है कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन के ब्लॉक, तांबे, एल्युमिनियम के मूर्तियाँ, ये सब किस में है, ये कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। कास्टेबिलिटी, इस प्रकार के जो गुण हैं वो किसके क्या कहलाता है, ढलनीयता कहलाता है। ढाल करके किसी वस्तु का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, ढलनीयता कहलाता है। तो आज हमने दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कौन कितने प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस के होते हैं, ठीक है। पदार्थों को दो भागों में, धातु को अधातु में बांटा गया। धातु और अधातु में क्या अंतर होता है हमने वो समझा। और धातु और धातुओं के हमने आज क्या पढ़े, गुणधर्मों यानी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, ठीक है। कौन कौन सी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक तो आपने हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी आज, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने। एक तो भौतिक गुण पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी यहाँ पे। और उसके अलावा फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है। और थर्मल प्रॉपर्टीज़, और उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हमको आज पढ़ा था। तो आज हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आए, और अपने दोस्तों में लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।